Yes, sir. एकदम। गुड इवनिंग। सो आई हैव नोटिस। आवाज आ रही है क्या मेरी? Yes, sir. Ali. Yes, sir. ओके। सो वी वर डिस्कसिंग कि हमारा जो टेस्ट है इस बार वो उसका रिजल्ट मैंने देखा आप लोगों का काफी अच्छा हुआ है ना। लास्ट टाइम से तो काफी इम्प्रूवमेंट आया है काफी बच्चों में। तो और इम्प्रूवमेंट कुछ ज्यादा ही अच्छा आया है। तो मुझे समझ में आ नहीं रहा है कि आप लोगों ने टेस्ट इतनी जल्दी कैसे सॉल्व कर लिया। ये पेपर इजी था या तुम लोगों को मतलब प्रैक्टिस अच्छी हो गई है इसलिए अच्छे मार्क्स आए हैं, या फिर हम लोगों ने क्या है कि कुछ कुछ क्वेश्चंस बीच में देख लिए हैं? क्या है भाई सिनेरियो बताओ। हम्म। क्वेश्चन वगैरह की हेल्प ली थी क्या हमने? बीच में फॉर्मूला वगैरह देखे थे क्या? इजी था? No, sir. नहीं तुक्के देखे थे। तुक्के वगैरह तो नहीं मारे हैं? क्योंकि अगर तुक्के नहीं मारने से। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ हाँ, देखो कितने काफी कॉन्फिडेंट है दीप्ति। बेटा देखो, अगर सिंपल सी बात है, अगर हमारा कुछ भी क्वेश्चन, दो या तीन क्वेश्चन भी अगर तुक्के से निकलते हैं सही, तो वो हमारे खुद की मेहनत के नहीं है क्वेश्चन, है ना। वो चांसेस हैं कि अगली बार गलत हो जाए या फाइनल एग्जाम जो हमें देना है उसमें गलत हो जाए, है ना। तो आप लोग एनालिसिस करने के लिए मैं बोलता हूँ ना तुम लोगों के, पेपर का एनालिसिस किया करो एक बार, है ना, हर पेपर का। क्योंकि आधा घंटा लगता है हार्डली। तुम टेस्ट संडे को देते हो तो संडे को ही एनालिसिस कर लिया करो, सॉल्यूशंस तो मिल ही जाते हैं आपको। या फिर आप अगले दिन कर लिया करो, है ना। तो जब भी आपको टाइम मिले आप करो एनालिसिस में, आपको पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन तुमने सही में किया है सही, या फिर तुमको कौन सा क्वेश्चन नहीं आता था। ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हम थोड़ा बहुत दिमाग लगा के निकाल लेते हैं आंसर। उनको हम तुक्का नहीं बोलेंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हमको पता है कि हमने आंसर निकाला तो सही है, पर हमें नहीं पता कैसे करना है। गुड इवनिंग पूजा। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू एनालाइज दीज क्वेश्चंस, है ना। फिर हमको उनको मार्क करना है, ताकि अगले टेस्ट में जब भी, अगली बार जब भी इस टॉपिक का टेस्ट होगा कभी भी, है ना, या फाइनल एग्जाम में भी आता है, तो हमें पता रहेगा कि ये टॉपिक हमें आता है या नहीं आता है, या ये क्वेश्चंस हमने खुद से किए थे या नहीं किए थे। जब तुमने खुद से करोगे, है ना, ऑनेस्टली तुमने अगर पेपर दिया है ये वाला भी, और अब तुम दे आगे भी दोगे, और तुम खुद से सवाल सॉल्व करोगे अपनी मेहनत से, जो तुम्हें आता है अपनी नॉलेज से, है ना, तो वो क्वेश्चन तुम अगली बार भी सही करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद से सच बोलना हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अगर खुद से ऑनेस्ट नहीं हो, केवल मार्क्स लाने के लिए अगर आप टेस्ट दे रहे हो, है ना, कि सर खुश हो जाएंगे, है ना, या फिर हम रिजल्ट बता पाएंगे अपना, है ना, पेरेंट्स को बता पाएंगे या दोस्तों को बता पाएंगे, या फिर सर को भी अच्छा लगेगा, या जो भी है रीजन, तो ये रीजन सही नहीं है ना। क्योंकि इन रीजंस में क्या है कि हम कुछ गलती भी कर देंगे। हो सकता है हम बीच में फॉर्मूला भी देख लें, क्योंकि ऑनलाइन ही तो टेस्ट देते हैं हम। मैं कौन सा तुमको देखने आ रहा हूँ कि आप लोग सही तरीके से पेपर दे रहे हो नहीं दे रहे। तो मैंने देखा कुछ बच्चों ने तो आधा घंटा, पौन घंटा, एक घंटा ज्यादा से ज्यादा इस पेपर खत्म कर दिया, है ना। 45 मिनट्स में, 30 मिनट्स में पेपर ही खत्म हो गया। इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता ना पेपर बेटा। हो सकता है क्या पेपर इतनी जल्दी पूरा? नो सर। No, sir. फिजिक्स और No, बायोलॉजी sir. ना। तो हाँ टाइम sir. भी रिकॉर्ड होता है तुम्हारा, तुमको पता होना चाहिए ये बात। ठीक है। पेपर, अच्छा मुझे पता है कि कौन सा क्वेश्चन कौन सा बच्चा सही कर सकता है, कौन सा नहीं कर सकता है, क्योंकि अब इतना टाइम से मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, बाकी टीचर्स भी है ना, बायोलॉजी और केमिस्ट्री में भी। मेरा 2 घंटे में भी नहीं हो पाता। हाँ बेटा, तो नहीं हो पाता। आपको टाइम क्यों दिया जाता है इतना सारा? आपको इतना टाइम क्यों देता है एग्जाम भी, है ना? क्योंकि रीजन है उसका कुछ। अगर आपको लगता है आधे घंटे में हो जाएगा, 1 घंटे में हो जाएगा, तो आप लोग पक्का कुछ ना कुछ गलती कर रहे हो। इतनी जल्दी पेपर नहीं, आधे घंटे में तो नहीं हो सकता सॉल्व। ये बात तो कंफर्म है। अगर आप ऐसा आधे घंटे में पूरा पेपर ही करके रख दे रहे हो, तो या तो तुम बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए हो एकदम से, है ना, बहुत ज्यादा सुपर इंटेलिजेंट, है ना, या फिर तुम्हें सब कुछ आ गया है, या तुम्हें क्वेश्चन ही पता है पहले से पूरे ही पेपर के, तो तुम कर सकते हो। तो अगर आप टाइम नहीं दे रहे हो तो भी मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कुछ तुक्केबाजी कर रहे हो, या तो आप तुक्का लगा देते हो, या फिर कुछ बीच में आप सोल्यूशंस वगैरह देख लेते हो, या फिर फॉर्मूला देख लेते हो। जो भी आप कर रहे हो, देखो मेरे को मत बताना। ना मैं तुमसे पूछ रहा हूँ इंडिविजुअली, मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि भैया आप लोगों ने कैसे किया ये क्वेश्चन, लेकिन आप खुद जानते हो चीज, राइट। सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू एनालाइज द पेपर्स। उसमें मार्क करो वो क्वेश्चन जो तुम्हें आते थे, है ना। नेक्स्ट टाइम भी आएंगे तो तुम तब भी सही करोगे। और अगर आप कुछ क्वेश्चन आपको तुक्के से सही हुए हैं, या फिर कोई और रीजन है, तो उनको भी आप मार्क करके रखो। और फिर आप उस अकॉर्डिंगली अपने मार्क्स देखो,
तब आपके एक्चुअली में क्या है कि प्रिपरेशन सही होगी एग्जाम के लिए। क्योंकि देखो यहाँ टेस्ट में मार्क्स लाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ लाना जरूरी इसलिए है क्योंकि बस केवल क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस राइज होता है। आपको आप लोगों का जो टेस्ट का पर्पज है वो क्या है कि आपको पता चले कि आप कितनी पढ़ाई कर रहे हो, सही से कर रहे हो भी या नहीं कर रहे, है ना, कितना आता है कितना नहीं आता है। तो उस चीज को, उस एनालिसिस को आप गलत तरीके से मत लो। अगर आप लोगों ने पेपर सही तरीके से अटेम्प्ट नहीं किया तो वो तो नुकसान हो जाएगा उल्टा फायदे की जगह। क्योंकि आपकी टेंडेंसी बन जाएगी इस चीज की कि भाई मैं तो किसी भी तरीके से मार्क्स ले आता हूँ या ले आती हूँ, है ना, और मार्क्स तो आ ही रहे हैं, है ना, बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। तो वो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है ना। तो अगले टेस्ट में, मेजर टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना है, जैसा इसमें परफॉर्म किया वैसा ही करना है, इवन बेटर परफॉर्म करना है। मेरे को बहुत उम्मीद है तुम लोगों से कि तुम करोगे अच्छा परफॉर्म, है ना। और सही तरीके से करना है, अच्छे से तैयारी करके जाओगे। बहुत अच्छा फील होता है जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर देते हो और आपका आंसर आता है आपकी मेहनत से, आपको पता होता है कॉन्सेप्ट और आपका आंसर आ जाता है। अच्छा लगता है ना पेपर में जब आप ऐसा क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं तो बहुत सारे। यस सर। तो ये कॉन्फिडेंस ही हमको गेन करना है, यही अर्न करना है, हमारा टारगेट यही है। मोटिव हमारा यही होना चाहिए। टेस्ट वगैरह जो हम देते हैं हर संडे को, उनका मोटिव ये होना चाहिए कि आप लोग सही तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करो और मार्क्स लेके आओ अच्छे, राइट। तो अगली बार पहली बात तो टेस्ट में जो बच्चे टाइम नहीं दे रहे, टेस्ट में टाइम दो, है ना। वो टेस्ट का टाइमिंग कोई रीजन से रखा गया है इतना ज्यादा, है ना। इतना ज्यादा टाइमिंग जो रखा गया है, ज्यादा मतलब मेरे को तो कम ही लगता है, वैसे तो ऐसा नहीं है कि ज्यादा टाइम है। हो सकता है कोई पेपर इजी हो जाए, कोई पेपर डिफिकल्ट आ जाए, वो डिपेंड करता है। लेकिन जनरली जो टाइम दिया होता है वो सही होता है ना। ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा पहले हो गया, है ना, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा पहले हो गया। यार तुम तो, मैंने देखा कोई बच्चे 40 मिनट्स में पेपर खत्म हो गया उनका, और फिर भी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए हो या फिर आप लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हो, है ना। तो वो तुम ही जानते हो। देखो मैंने इतनी बात इसलिए करी है ताकि अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप नेक्स्ट टाइम ध्यान रखो उस चीज का। तुम बड़े हो चुके हो, इतने समझदार हो चुके हो कि आपको ये पता है आपके लिए सही क्या है गलत क्या है ना। आप लोगों को ये पता है कि आप लोग अगर गलत तरीके से पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है ना, उससे कुछ नहीं हासिल होगा। तो नेक्स्ट है, अगर कोई भी बच्चा कर रहा है तो, नहीं कर रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है। वेरी इंप्रेस्ड एंड वेरी हैप्पी आफ्टर सीइंग योर मार्क्स ऑफ योर यू गाइस। अधिकतर बच्चों ने जो है इम्प्रूवमेंट दिखाई है, और जिन्होंने नहीं दिखाई है वो भी एनालिसिस करके दिखा सकते हैं आगे भी, क्योंकि आप लोग कर रहे हो मेहनत, प्रैक्टिस कर रहे हो, 3 3 क्लासेस ले रहे हो रोजाना, है ना, स्कूल के बाद भी। तो इट्स वेरी कमेंडेबल, आई एम अप्रिशिएटिंग यू गाइस, तारीफ कर रहा हूँ तुम्हारी मैं, बहुत रेयर होगा ये। ठीक है? तो इस चीज को ऐसे वेस्ट मत जाने देना। नेक्स्ट टाइम आई होप कि आप लोग ऐसा ही, ऐसे बेटर रिजल्ट प्रोड्यूस करोगे, है ना। एंड यू विल मेक मी प्राउड एंड यू मेक योर सेल्फ प्राउड ऑल्सो। ठीक है, चालू करें क्लास के आज की। तो एक काम करते हैं, यस सर। आज की क्लास में कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं हमारे टेस्ट से जो हम हर बार रिवीजन करते हैं। और फिर आज हम ऑप्टिक्स भी कंटिन्यू करेंगे ना, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हमारी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि आप लोगों का ऑप्टिक्स का टेस्ट है अगला। मेजर टेस्ट के बाद जो संडे है उसमें आपका ऑप्टिक्स का टेस्ट है, पता है ये बात? डू यू नो दिस? नहीं? तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, आप लोगों का जो अगला टेस्ट है वो तो मेजर टेस्ट है संडे को, इस वाला जो आने वाला है 1 सितंबर को, है ना। और 8 सितंबर या अगला जो भी संडे आएगा आपका, उसमें आपका ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का टेस्ट है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा तब तक कंप्लीट ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ठीक है, तो हमको उसके क्वेश्चंस लगाने भी चालू करने हैं। मैंने मॉड्यूल तो शेयर कर दिया था शायद तुम लोगों के साथ, मॉड्यूल है ना जो ऑप्टिक्स का, मॉड्यूल है ना आप लोगों के पास में? यस सर। यस सर। यस सर। नहीं है तो बता देना, मैं फिर से कर दूंगा। ठीक है, तो मैं मॉड्यूल भी शेयर कर दूंगा और डीपीपीज और पीवाईक्यूज वाले पीडीएफ्स भी आप लोगों को शेयर कर दूंगा। तो आप क्वेश्चंस करना चालू करें। ठीक है, अभी मॉड्यूल में से मैं बीच बीच में बताता भी रहूंगा आपको कि ये आप पर्टिकुलर ये टॉपिक हो गए तो आप इन पे ये क्वेश्चन कर लो, है ना। और साथ में आपको अब एक बार जब मेजर टेस्ट हो जाएगा तो फिर आपको एक बार पूरा ही आपको पीवाईक्यूज और डीपीपी भी सॉल्व करनी है। ठीक है, वो आपको मैं बता दूंगा आगे। चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। लेट मी नो इफ यू कैन सी माई स्क्रीन। My screen is visible to you guys. दिख रहा है क्या बच्चों? यस सर। यस सर। चालू करें? यस सर। ओके, सो
फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। हो गया होगा ये, मैं अज्यूम कर रहा हूँ क्लास एग्जाम में। इंडक्टर Yes, के sir. केस में कौन लीड करता है भाई? वोल्टेज लीड करता है या फिर आपका वो लीड करता है, करंट? Voltage. Sir, voltage. वोल्टेज लीड सर करता है। वोल्टेज कितने से लीड करता है वोल्टेज? 90 degree. पाई बाई टू। Pi by 2. जो हमारा वोल्टेज होता है वो करंट लीड करता है ना पाई बाई टू से, इंडक्टर के केस में। अच्छा, कैपेसिटर के केस में क्या होता है? Current lead करता है. करंट सर करंट लीड Pi by 2 से. बाई पाई बाई टू। ठीक है, तो ये पता होनी चाहिए, बेसिक चीजें हैं ये। थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं ना, देखो कितने सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए थे इस वाले टेस्ट में, है ना। अगर हमें थोड़ी थोड़ी नॉलेज भी थी चीजों की तो हम कर सकते थे सॉल्व। ठीक है, हाँ। डाउट तो नहीं है इस वाले क्वेश्चन में किसी को? नो सर। No, sir. ठीक है, ये वाला करो। एलसीआर सर्किट दे रखा है बच्चों तुम्हें, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पूछा गया है एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट पूछा गया है। ठीक है, अब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी तो निकाल सकते हैं, कैसे निकालते हैं? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी तो पता है कैसे निकालते हैं ना। और रेजोनेंस करंट कैसे निकालेंगे? V अपॉन R से, है ना। रेजोनेंस जब होता है तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट मानते हैं ना हम। Yes, sir. हाँ, तो V अपॉन R से वो निकल जाएगा। करो भाई, सॉल्व करो। सर आंसर इसी से आ गया था। है ना, हाँ, ये भी एक तरीका है। अब देखो, जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर आप करते रहोगे साइमल्टेनियसली, आपका डेवलप हो जाएगा इंटेलेक्ट इस तरह से कि आप देख पाओगे कि आप लोगों का जो ओमेगा है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, वो तो फिर भी कॉमन दे रखी है, लेकिन करंट अलग दे रखा है, तो सीधे करंट निकालो ना। आपको Yes, रेजोनेंस sir. फ्रीक्वेंसी निकालने की जरूरत नहीं है, वैसे तो निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, आना चाहिए निकालना। लेकिन अगर आप करंट निकालोगे डायरेक्ट तो आपका आंसर आ जाएगा उससे, राइट। Yes, sir. लिखो भाई चैट में आंसर लिखो, क्या बात हो गई? आंसर क्यों नहीं आ रहे हैं चैट में? सबका भी आ रहा है क्या? यस सर। Yes, sir. हाँ भाई, रेजोनेंस करंट जो होता है आपका, क्या हो जाएगा? V अपॉन आर, है ना, 220 अपॉन 44। कितना आंसर आया? 5 एम्पियर, है ना। तो बी ऑप्शन ऐसे ही हमने मार्क करा, आगे बढ़ गए। क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं, अगर यहाँ पे ओमेगा एक भी ऑप्शन में कुछ भी अलग दिया हुआ होता तो भी हम निकाल लेते। एट रेजोनेंस क्या होता है भाई? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? 1 अपॉन अंडर रूट एल सी से निकालते हैं। Yes, sir. क्या हो जाएगा? ये इंडक्टर की वैल्यू कितनी दे रखी है, एल की वैल्यू कितनी दे रखी है? इंडक्टेंस कितना है भाई बताइए? एट इंटू 10 टू द पावर माइनस -3 है ना। और 20 -6 क्या है? कैपेसिटेंस की क्या है वैल्यू? 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 माइक्रो फेराड है, क्योंकि है ना माइक्रो है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई भाई? 2500 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, हो जाएगा ना ये? सॉल्व करके बताऊं क्या इसको? बोलो बच्चा। सर हो जाएगा. Yes, sir. सर हो जाएगा। तो करंट निकालना था हमें इसमें। हमें क्वेश्चन से सीख ये मिलती है कि अगर ऑप्शन हमारे सिमिलर हैं तो हम वो वाला वेरिएबल निकालें जो अलग है, और क्वेश्चन को आंसर मार्क करें और फिर आगे बढ़े डायरेक्ट। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन सॉल्व करो। अब अगर रेजिस्टेंस हाफ कर दिया है तुमने, ठीक है, तो करंट ट्वाइस हो जाएगा। एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस बोल रहा है ना ये, रेजोनेंस पे। तो अगर आप रेजिस्टेंस को हाफ करोगे तो आपका करंट क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। ठीक है, और डबल जो करंट होगा वो आपके तीनों में जाएगा। सीरीज सर्किट है ना, तो हमने पढ़ा हुआ है ना, सीरीज में करंट जो होता है तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, हाँ या ना? Yes, sir. है ना। तो एल सी और आर तीनों में ट्वाइस करंट जाएगा आपका। तीनों में जब ट्वाइस करंट जाएगा तो कितना आंसर आएगा आपका वोल्टेज इसका, ये आप निकाल लो। अच्छा, रेजोनेंस पे क्या होता है? रेजोनेंस पे क्या होता है?
आपका जो आर होता है वो बराबर हो जाता है किसके, इंडक्टर का जितना रेजिस्टेंस है उसके, और जो आपका कैपेसिटर का रेजिस्टेंस है उसके। ठीक है, रिएक्टेंस की बात नहीं कर रहा मैं, रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं। आया क्या आंसर? बेटा आंसर आया नहीं आया बताओ, आवाज आ रही है मेरी? सर ये क्वेश्चन आप यस सर, आ रही है आवाज। जो रेजोनेंस वाला केस होता है ना, उसमें ये बराबर हो जाते हैं तीनों। सॉल्व करें? सर एक यस बार सर। डिस्कस कर दो। यस सर। वॉइस नहीं आ रही क्या? मुझे ऐसा लग रहा है कि आवाज नहीं आ रही है मेरी तुम लोगों को। यस सर, आनी रही थी सर। अभी आ रही सर है? आपकी हाँ। आवाज आ रही है आवाज। यस सर। अभी अगर नहीं आ रही है तो मुझे एक बार बताओ, ताकि मैं आगे फिर। तो इसमें क्या है कि सर रेजिस्टेंस आ जो रही है आपका, आ रही है ना? तो आपका करंट जो है वो ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसको निकालोगे ना, पोटेंशियल ड्रॉप्स वोल्टेजेस निकालोगे, जब आप रजिस्टर में निकालोगे तो आपका क्या आएगा भाई, आई इंटू आर होता है ना, व्हीकल्स टू आई इंटू आर होता है ना। यस यस सर। सर। करंट तो यस ट्वाइस हो सर। गया, और रेजिस्टेंस कितना रह गया, आधा रह गया क्या? तो ये तो आई आर ही बचा, यानी कि जितना 10 वोल्ट आपको दे रखा है ना, देखो 10 वोल्ट एट रेजोनेंस, 10 वोल्ट ईच अक्रॉस एलसीआर, है ना। लेकिन आपका जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा इंडक्टर पे और कैपेसिटर पे, वो कितना रहेगा? करंट तो उसमें भी ट्वाइस है, राइट। लेकिन आपका रेजिस्टेंस जो है आर, वो आपका इक्वल है आर एल के, और वो इक्वल है आर सी के। तो यहाँ पे आएगा तो आर ई दोनों के केस में, तो इसका आपका ट्वाइस रहेगा, यानी कि आपका ये हो जाएगा 20 वोल्ट। तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है ऐसा जिसमें कि 20 वोल्ट और 20 वोल्ट है दोनों के? डी। ऑप्शन डी। ठीक ऑप्शन डी। है, तो रेजोनेंस के ऑप्शन केस डी। में इसको कंसिडर करके चलेंगे। करंट हो जाएगा आपका ट्वाइस, क्योंकि आपका रेजिस्टेंस हाफ हो गया है। ठीक है, आगे चलें। अब ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, इसका आंसर बताओ। ये मैं पूछना चाहूंगा कितने बच्चों का सही हुआ है। क्या ये क्वेश्चन सही हुआ है हमारा?
इसके पहले वाले क्वेश्चन में डाउट तो नहीं है किसी को? मैंने स्किप कर दिया था। अच्छा, इसके पहले वाले क्वेश्चन में डाउट तो नहीं है किसी को? अगर डाउट है तो बताओ, फिर एक्सप्लेन करूं उसको मैं। बोलो बेटा, आप तो कुछ बोलते नहीं हो यार। हाँ ना तो बोलो। तुमको समझ में आया तो भी बोलना पड़ेगा ना, हाँ, या नहीं आया तो ना बोलो। सर डिस्कस कर दो इसको। ये वाला या पहले वाला? सर ये वाला। ये वाला सर ये स्किप, वाला। ये वाला स्किप कर दिया था क्या तुम लोगों ने? यस मेरा सर। गलत हो गया था सर। गलत हो गया था क्या? आंसर मार्क किया? सर मैंने 0.75 किया था। क्यों? सर मैंने 1.5 का हाफ कर दिया। अच्छा, वो तुमने ऐसा ज्यूम किया कि इसमें अगर 1 है तो उसका 1:2 के हिसाब से आधा हो जाना चाहिए। यस सर। इसमें पता है छोटा सा एक, बिल्कुल छोटी सी ट्रिक खेली है इन्होंने, जो तुमको दिखी नहीं है। पता है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है पूरे क्वेश्चन का? गैस करो। ट्रांसफॉर्मर। नहीं यार, ट्रांसफॉर्मर तो इंपॉर्टेंट थोड़ी है, तो क्वेश्चन ही ट्रांसफॉर्मर का है। तो इंपॉर्टेंट कैसे हुआ? सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो है इसमें वो ये है। क्या है? सेल। सेल पता है क्या होता है? क्या होता है सेल? यस सर। डीसी सोर्स। और स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर किस पे वर्क करता है केवल? एसी। डीसी सोर्स पे। एसी पे। तो आंसर कितना आएगा? 0। 0। जीरो। बात समझ में आई? कोई पोटेंशियल आएगा ही नहीं सेकेंडरी पे, है ना? तुम इनपुट चाहे कितना ही दे लो, सेकेंडरी पे इंडक्शन होगा ही नहीं, पोटेंशियल ही नहीं आएगा, क्योंकि डीसी सोर्स यूज कर रहे हो आप। देखो कितनी जो है शानदार ट्रिक खेली है एग्जामिनर ने। सेल लिख दिया उसने चुपके से, और तुम चुपके से दिखने वाली चीज को देख नहीं पाए, है ना? तो अगर आप देख लेते तो आपको रियलाइज होना चाहिए। अच्छा, देखने के बाद भी तुमने इग्नोर किया, तो तुमने इसलिए इग्नोर किया क्योंकि तुमको पता भी नहीं था ये चीज, है ना? तो आपको ये तो पता थी कि स्टेप ट्रांसफॉर्मर एसी पे काम करता है, पर आपको ये नहीं पता था कि सर सेल जो है डीसी सोर्स होता है। पता था क्या ये बात? नहीं पता थी? यस सर पता है। पता होनी चाहिए थी वैसे तो, पर ठीक है, अब तो पता चल गई ना। जो आपका सेल होता है वो क्या होता है? डीसी सोर्स होता है ना? वो एसी प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता है। कर सकता है क्या एसी करंट प्रोड्यूस हो? नो सर। नहीं कर नो सकता। सर। कोई पोटेंशियल आएगा ही नहीं सेकेंडरी पे, है ना? तो आंसर आपका कितना आ जाएगा भाई? 0। वोल्टेज अक्रॉस द आउटपुट विल बी 0। ठीक है, समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। आगे चलें। यस सर। ओके, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए। आया आंसर? कब होती है पावर मैक्सिमम? जब इम्पिडेंस क्या हो जाए? मिनिमम। मिनिमम। जब इम्पिडेंस मिनिमम होगा तो पावर क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। 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 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मैक्सिमम पावर इज डिसिपेटेड इन अ सर्किट कंटेनिंग एन इंडिकेटर, कैपेसिटर, रेजिस्टर, सीरीज में कनेक्टेड है इसी सोर्स से, है ना? विद व्हेन रेजोनेंस अकर्स। जब रेजोनेंस अकर होता है तो इम्पिडेंस क्या हो जाता है? एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी हो जाता है ना? तो जेड क्या हो यस जाता है? सर। केवल आर के बराबर हो जाता है ना? मिनिमम हो जाता है। क्या हो जाता है? मिनिमम हो मिनिमम। जाता है ना? अच्छा, वोल्टेज और करंट सेम फेज में रहते हैं, तो पावर थ्रू एलसीआर सर्किट क्या हो जाएगा भाई? वी स्क्वायर अपॉन आर या फिर आई स्क्वायर आर। क्या हो जाएगा? पावर मैक्सिमम क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर आर या फिर वी स्क्वायर अपॉन आर।
ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, मैक्सिमम पावर इज डिसिपेटेड इन अ सर्किट कंटेनिंग प्योर रजिस्टर ड्यू टू जीरो फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस होता ही नहीं है उनके बीच में, है ना, करंट और वोल्टेज के बीच में। रेजोनेंस के केस की बात हो रही है ना, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के केस में। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोलो, सी ऑप्शन, है ना, दोनों बातें। ऑप्शन सी। पावर मैक्सिमम कब होगी बच्चों, जब इम्पिडेंस क्या हो जाएगा, मिनिमम, है ना, रेजोनेंस पे होता है ना बेटा ये। यस सर। एक्सएल इक्वल्स टू एक्स ही हो जाता है ना। तो जेड कितना हो जाता है, आर के बराबर हो जाता है क्या, यस सर। नहीं समझ में आया क्या। ये होता है ना फॉर्मूला, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, है ना। तो जेड क्या बनेगा, अंडर रूट आर स्क्वायर, यही तो बचेगा, ये तो जीरो हो गया। तो जेड हो गया आर, है ना, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में। तो ये तो बोल रहा है ये प्योर रजिस्टर, है, जीरो फेज डिफरेंस भी जीरो हो जाता है उनके बीच में, वोल्टेज और करंट के बीच में, है ना, कोई लैग नहीं होता, सेम फेज में रहते हैं आपके। ये रेजोनेंस के केस में वी और आई किस में रहते हैं, बोलो बेटा, सेम सेम फेज में, फेज। है ना। तो आपका जो पावर है वो मैक्सिमम निकल के आएगा। क्या फॉर्मूला होता है वैसे पावर का, वी स्क्वायर अपॉन आर या फिर आई स्क्वायर आर, इससे आप निकाल सकते हो। ठीक है, यस सर। अरे समझ में आया, यस सर। पक्की यस बात सर। है। यस सर ऐसे, यस सर। है ना। वी स्क्वायर, वैसे तो वी स्क्वायर अपॉन आर, आप वी स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर इंटू आर लिखोगे, पर यहाँ पे जो जेड है, यहाँ पे जो जेड है वो आपका है आर के बराबर, क्योंकि मिनिमम इम्पिडेंस है ना। तो यहाँ पे वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा आपका फॉर्मूला पावर मैक्सिमम का भी। ठीक है, आगे चलते हैं। कोई कुछ बोलना चाह रहा है क्या। सर नेटवर्क की इशू की वजह से मेरी क्लास ज्वाइन नहीं हो रही। अच्छा, सॉरी फॉर लेट ज्वाइनिंग। कोई बात नहीं पलक, अगर अगर आपका नेटवर्क अभी आ रहा है तो आप अभी कंटिन्यू कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो बता देना, नोट्स वगैरह के थ्रू हम उसके थ्रू भी पढ़ सकते हैं, अगर नहीं हो पा रहा तो नेटवर्क की वजह से। रिकॉर्डिंग्स बाकी होती है क्लास की, ना आप उसको भी देख लो, कुछ डाउट आए तो आप पूछ लेना। अभी तो हम डिस्कशन कर रहे हैं आपके एसी का पेपर का डिस्कशन कर। हाँ भाई, सॉल्व कीजिए इस वाले क्वेश्चन को। आरसी सर्किट है, इसमें इंडक्टर नहीं है ना, कैपेसिटेंस निकालना है। चैट में आंसर करना जैसे आ जाए, सॉल्व करो सब लोग, बैठना नहीं है ऐसे।
डिस्कस करें क्या बच्चा? क्या आंसर आया? बेटा एक बच्चे ने लिखा है केवल डिस्कस, है ना, बाकी बच्चों ने ना तो आंसर दिया ना डिस्कस लिखा। ऐसे कैसे काम चलेगा यार? तुम लोग पार्टिसिपेट तो करो क्लास में। अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग डिस्कस लिख सकते हो, मैंने बताया आप लोगों को ये, है ना। इसमें तो अब इतना सा लिखने में तो कुछ मेहनत नहीं लगती है ना बेटा। क्या लग रही है मेहनत, बताओ? करें, डिस्कस करें, यस सर। है ना। यस सर। तो अब इसमें आपको ये समझना है कि आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक आपको एसी सोर्स दे रखा है, v इक्वल्स टू 100√2 साइन 314t, है ना। ओमेगा की वैल्यू दे दी है ना। वी आर एम एस की वैल्यू भी दे दी है अगर आप समझ पा रहे हो तो, है ना। और आर की वैल्यू दे दी है, सी की वैल्यू पूछ रहा है तुमसे। अच्छा, सबसे बड़ा हिंट जो तुम्हें दिया गया है यहाँ पे, वो दिया गया है, आपको बोला गया है यहाँ पे कि भाई आपका जो रजिस्टर है वो 80 वोल्ट, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर दिया हुआ है 80 वोल्ट। ठीक है, इसका हम यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है इसका, वी स्क्वायर इक्वल्स टू वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। अब ये वी सी स्क्वायर कैसे आया? अगर आप ध्यान से याद करो तो ये वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर होता था ना, वी आर स्क्वायर के साथ में, है ना। तो यहाँ पे इंडक्टर तो जीरो है, अरे जीरो है ना इंडक्टर की वैल्यू, तो यस सर। ये क्या बन यस जाएगा? सर। वी स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है ये बताओ? यहाँ पे क्या आएगा? अंडर रूट। 100 के स्क्वायर। अंडर रूट है तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, सॉरी माय बैड। अंडर रूट है तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, स्क्वायर आएगा तो फिर यहाँ पे बाहर अंडर रूट आना पड़ेगा। तो यहाँ पे v की वैल्यू क्या लिखूं मैं? 100√2। वी आर की वैल्यू कितनी है? 80 वोल्ट, 80 का स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर तो तुमको निकालना ही है। सही है क्या ये? यस सर। यस सर। सही है क्या बच्चों? यस सर। यस सर। यस सर। हर बात पे यस सर बोलते हो, गलत है। अगर कभी कुछ पूछ लिया ना गलती से टेस्ट करने के लिए तो हर बार तुम लोग गलत ही साबित होगे, मुझे ऐसा लगता है। ये 100√2 कैसा आएगा यहाँ पे? ये जो V होता है ये क्या पीक वोल्टेज होता है क्या? वी आर एम एस वैल्यू निकालते हैं ना हम ये, अरे वी आर यस एम एस सर। वैल्यू सर निकालते हैं ना। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा सर, 100 बचेगा फिर। 100√2 तो आपका V नॉट है बेटा। यस एक्सप्रेशन सर। भूल गए क्या? V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी लिखते हैं ना, ये तो याद होगा। अरे हाँ ना बोलो यार, ये लिखते हैं ना। यस वी नॉट, यस। वी नॉट की वैल्यू दे रखी है 100√2, तो तुम्हें लिखनी है V की वैल्यू। तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी? वी आर एम एस कितना होता है? 100। वी नॉट बाई √2, है ना। तो 100 बच जाएगी ये तो यहाँ पे 100√2 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 100। क्या आएगा यहाँ पे? 100। अब सॉल्व 100। कर, ठीक है, चीजें भूलना नहीं है हमें। तो VC कितना आया? सॉल्व करा इसको, कितना 100 आया स्क्वायर VC? माइनस 80 स्क्वायर आ रहा है सर। हाँ 60 वैल आंसर आया इसका। कितना आया? कितना आया बेटा? 60। ठीक है। अच्छा, करंट कैसे निकालेंगे? V इक्वल्स टू आई आर से, है ना। वी आर इक्वल्स टू आई आर, 4 जो एम्पियर आ रजिस्टर की जाएगा ड्रॉप सर। है वो आई आर के बराबर है। तो करंट कितना आ जाएगा? 4 80 एम्पियर आ रहा फोर अपॉन है, 80 एम्पियर। बाई 20। 80/20, 4 एम्पियर आ जाएगा, है ना। रजिस्टर पे कितना है पोटेंशियल ड्रॉप? 80 वोल्ट है, देखो क्वेश्चन में दे रखा है, राइट। अच्छा, अब आया मेन बात निकालना, जो हमें निकालना है। क्या निकालना है? कैपेसिटेंस। कैसे निकालेंगे? हमको पता है कि एक्सी कितना होता है भाई, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना होता है? 1/ओमेगा सी होता है क्या, यस सर। यस सर। है ना। और वीसी यानी कि अगर हम निकालना चाहें कैपेसिटेंस, कैपेसिटर पे पोटेंशियल ड्रॉप, तो ये कितनी हो जाएगी? आई इंटू एक्सी हो जाएगी। जैसे वी आर इक्वल्स टू आई आर था, वैसे इस पे कितना हो जाएगा? आई इंटू एक्सी हो जाएगा, राइट। तो ये कितना हो जाएगा? वीसी इक्वल्स टू 60 इक्वल्स टू आई की जगह कितनी आएगा? अच्छा, सीरीज में कनेक्टेड है तो 4 एम्पियर इसके ऊपर भी जाएगा, राइट। यस बोलो सर। बेटा। और एक्सी की जगह क्या आ जाएगा? 1/ओमेगा सी, है ना। यस सर। अपॉन ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू बताओ, ओमेगा कितना है? 314। 314 है, दे रखा है क्वेश्चन में।
और सी Yes, आपको sir. निकालना है। अब देखो निकल जाएगा, सी की वैल्यू यहां से आएगी 212 माइक्रो फेराड अप्रोक्सीमेटली। सॉल्व कर लोगे ना इसको? Yes, sir. हो जाएगा. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. आंसर क्या आया? बी ऑप्शन। कोई डाउट इसमें? No, sir. ठीक है। No, कुछ sir. क्वेश्चन ऐसे भी थे जो कि अच्छे क्वेश्चन थे, जैसे कि ये है अभी, ये क्वेश्चन आपको नहीं आता होगा क्योंकि इसमें क्वालिटी फैक्टर आपने जो निकालना सीखा है वो फॉर्मूला लगेगा नहीं, क्योंकि उसमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी यूज होती है, इसमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दे नहीं रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है इसमें। और फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में कैसे निकालते हैं क्वालिटी फैक्टर, ये शायद आपको पता नहीं होगा। बताओ आता है क्या? आता है तो बताओ आंसर कितना है? Yes, sir. नो सर। हाँ Sir, quality factor resonance प्रोवाइड करता है जब बैंडविड्थ से तो आता है ना। हाँ, बैंडविड्थ से। तो कैसे निकालेंगे इसको? एम्पलीट्यूड निकालेंगे पहले तो। कौन सी फ्रीक्वेंसी है जिसपे कि हाई एम्पलीट्यूड आया है ना, हाईएस्ट करंट आया, मैक्सिमम करंट, है ना, डिवाइड करेंगे रेंज से, बैंडविड्थ से, फ्रीक्वेंसी की बैंडविड्थ से, है ना। वेरी गुड डिम्पल। क्या आंसर है इसका? 1.5। करें, सॉल्व करें? Yes, सॉल्व sir. करेंगे बेटा। यस सर। क्वालिटी फैक्टर कैसे निकालेंगे? वो फ्रीक्वेंसी जो कि आपकी, जिसमें कि आपका क्या है, एम्पलीट्यूड आया ये वाली, है ना, मैक्सिमम वाली, ठीक है, डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ, इसकी कितनी रेंज में है आपकी फ्रीक्वेंसी। तो कौन सी फ्रीक्वेंसी पे आया है आपका मैक्सिमम करंट? जो Sir, एम्पलीट्यूड है 6. आपका 6 पे आया है क्या? डिवाइडेड Yes, बाय Yes, sir. sir. कितनी रेंज है आपकी? 8 से 4, 4. है ना। डेल्टा एफ यानी चेंज कितना है ना, रेंज कितनी है आपकी। 6/4 कितनी वैल्यू आती है? 1.5। 5. तो ये याद रखना आगे से अगर क्वेश्चन 1.5. आता है इसका, है ना, ये आगे से याद रखना है फॉर्मूला। ठीक है, आगे चलें। Yes, sir. एक लास्ट क्वेश्चन, चलो ये इतना बहुत है मेरे ख्याल से। कोई डाउट हो तो बताओ बाकी पेपर में, अगर नहीं तो फिर हम कंटिन्यू करते हैं हमारा। बोलो बेटा। ऑप्टिक्स कंटिन्यू करें या कुछ पूछना है? क्या बात हो गई यार, मार्क्स तो अच्छे लेके आते हो तुम, लेकिन सर कंटिन्यू करते हैं। क्लास में थोड़ा इंटरेस्टेड कम रहते हो। रिपीट कर दूं? कौन सा रिपीट Sir, करूं बेटा? optics. ऑप्टिक्स चालू करें? हाँ करेंगे चालू। क्या कौन सा रिपीट करना है हिम्मत? लास्ट वाला क्वेश्चन। लास्ट वाले में बेटा हमको है ना क्वालिटी फैक्टर निकालना है। क्वालिटी फैक्टर आप लोगों ने निकालना सीखा होगा, सीखा है ना क्वालिटी फैक्टर निकालना बेटा? हाँ ना तो बोलो यार। क्वालिटी फैक्टर निकालना सीखा है ना? नहीं सीखा? नो सर। नहीं सीखा तो फिर ये तो मेन बात है। देखो अभी ये तुमने बताया, अभी क्वालिटी फैक्टर निकालना सीखा ही नहीं, तो फिर कैसे समझ में आएगा? ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा फिर तो, है ना। तो क्वालिटी फैक्टर होता है क्या है, पहले तो ये बताते हैं। मेजर होता है बेसिकली ये, ठीक है, आपकी जो सर्किट होता है बेसिकली वो कितना शार्प है ना, रेजोनेंस जो हो रहा है उसमें वो कितना शार्प है। तो जितना ज्यादा क्वालिटी फैक्टर होगा आपका, उतना आपका जो सर्किट है वो ज्यादा पीक कर पाएगा, है ना। जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी आ रही है ज्यादा आपका एम्पलीट्यूड आ पाएगा बेसिकली। तो आपका जो क्वालिटी फैक्टर होता है वो निकालने का तरीका क्या होता है कि हम उसको जनरली निकालते हैं x/r से। ठीक है, एक्स क्या हो गया आपका? कैपेसिटिव या इंडक्टिव रिएक्टेंस जो भी दे रखा है क्वेश्चन में, है ना, रेजोनेंस पे। और आर तो आपको पता ही रेजिस्टेंस होता है। तो इसका एक और तरीका होता है निकालने का कि हम फ्रीक्वेंसी अगर दे रखी है हमको, करंट के साथ में फ्रीक्वेंसी का ग्राफ दे रखा है, वैसे आपका फॉर्मूला इसमें आपको जो लिखाया होगा वो होगा आपका ओमेगा इंटू L/R। ये लिखाया होगा, अगर पढ़ा है तो। पढ़ा है क्या ये? पढ़ा है क्या बेटा? नो सर नो। नहीं पढ़ा है तो इसको फिर थ्योरी इसकी पूरी आपको पढ़ानी पड़ेगी ना। एक एक काम करो, क्वालिटी फैक्टर में यहाँ पे एक मेंशन तो कर ही देता हूँ। इट इज द रेशियो ऑफ बेसिकली जो आपका रेजोनेटर है, जहाँ पे भी रेजोनेंस हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी का उसकी बैंडविड्थ से जो रेशियो होता है वो होता है। ठीक है? जब भी आपका सर्किट है जो रेजोनेंस पे होगा ना, उसमें आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेटर्स फ्रीक्वेंसी, है ना, उसका रेशियो होता है बैंडविड्थ के साथ में। फ्रीक्वेंसी की बैंडविड्थ कितनी है, लिख भी देता हूं मैं यहाँ पे। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है? रेशियो ऑफ रेजोनेटर्स फ्रीक्वेंसी, रेजोनेटर
सेंटर फ्रीक्वेंसी टू इट्स बैंडविड्थ। ठीक है, बैंडविड्थ यानी जो हमारी जो फ्रीक्वेंसी जिस पे ऑपरेट कर रही है, तो यहाँ पे जैसे कि 4 से 8 तक जा रही है ना, 4 से 8 तक जा रही है ना, तो उसका रेशियो होता है ये, उसका फॉर्मूला होता है क्वालिटी फैक्टर का, एक्सएल अपॉन आर लिख लो या डब्ल्यू एल अपॉन आर लिख लो, है ना, या फिर आप एल अपॉन आर इंटू अंडर रूट एल सी भी लिख सकते हो। बेसिकली वही ओमेगा को अपॉन अंडर रूट एल सी रिप्लेस करके, तो ओमेगा एल अपॉन आर, ये फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, ये आपकी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी वाली ओमेगा है, ओमेगा आर लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं, है ना। ओमेगा आर क्या होती है भाई, पता है ना सबको, ये तो 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, अरे पता है ना ये तो, कितनी ओमेगा होती है यस रेजोनेंस, सर। है ना। तो ये ऐसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। ये डेफिनेशन से हमने सॉल्व किया है बेसिकली, वरना फॉर्मूला इसका ये होता है ना, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय एल अपॉन आर। ठीक है, बाकी डेफिनेशन इसकी क्या बोलती है कि जो रेजोनेटर सेंटर फ्रीक्वेंसी है, जैसे कि यहाँ पे 6 है, उसका रेशियो ले लो आप बैंडविड्थ से, कितनी आपकी फ्रीक्वेंसी की रेंज है, इससे आपको क्वालिटी फैक्टर मिलता है। क्वालिटी फैक्टर हमें बताता क्या है कि आपका जो करंट है, एम्पलीट्यूड है, वो कितना ज्यादा आ सकता है ना, कितनी आपकी रेजोनेंस पे जो बेसिकली मेजरमेंट बताता है आपको ये, कि कितनी शार्पनेस है रेजोनेंस की, है ना, रेजोनेंस कितना अच्छे से हो रहा है, अगर हम आसान भाषा में बात करें तो। बात समझ में आई? ज्यादा यस क्वालिटी सर। फैक्टर होगा तो आपका रेजोनेंस भी क्या होगा, शार्प होगा, बहुत ज्यादा कम एनर्जी लगेगी सर्किट में, एनर्जी कम लॉस्ट होगी, है ना, कम एनर्जी में ज्यादा रिजल्ट आ जाएगा, करंट ज्यादा आ पाएगा बेसिकली। समझ में आ गई होगी बात अब तो? ठीक है, यस सर। यस सर। आगे चलते हैं। ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया यहाँ पे, तुम्हारे नोट्स में भी रहेगा, डू नॉट वरी, नेक्स्ट टाइम जब भी आता है क्वेश्चन तो तुमको फॉर्मूला एटलीस्ट पता होगा। ठीक है, अच्छा ये पढ़ लिया था क्या हमने, रिफ्रैक्शन थ्रू अ पैरेलल स्लैब पढ़ लिया था क्या? यस सर। इसका यस डेरिवेशन हो गया था क्या? बोलो बेटा, हाँ ना तो बोलो यार। डेरिवेशन हो गया था क्या? इसका समझाना है फिर से कि कैसे आई ये शिफ्ट जो है वो कैसे आया, साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर। यार हाँ ना तो बोलो, कैसे काम चलेगा ऐसे? तुमको अगर आ गया है तो वो बोल दो, नहीं आया है तो बोल दो सर फिर से बता दो। सर फिर से बता दो। बता दो सर फिर से बता दो। तो बता दो सर, क्या ही दिक्कत है? हम कभी मना करते ही नहीं सर इन चीजों के लिए, फिर से बता दो। मस्त, फ्री फ्री की चीजें कभी मना नहीं करते सर, करवा दो। लास्ट टाइम है ना पूरा डिराइव कराया तुम्हें, बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ना कि सर फिर से बता दो पूरा ही। चलो ठीक है, फिर से बता देते हैं, देख लो। अब देखो इसमें दो ट्रायंगल बनेंगे, ज्योमेट्री है, प्योर ज्योमेट्री है यार। बात केवल पता है इतनी सी है कि ट्रिग्नोमेट्री यूज करके तुम्हारा डेरिवेशन है, और ट्रिग्नोमेट्री तुम्हें आती है, तुम फिर मेहनत कराते हो। देखो कैसे होगा, समझो इसको। तुम्हारी जो ग्लास स्लैब है उसकी थिकनेस कितनी है, टी है, राइट। अब इस पे जो लाइट रे आती है, इंसिडेंट लाइट रे, वो रिफ्रेक्ट होती है ना, और रिफ्रेक्शन के बाद फिर से क्या हो जाती है, अरे फिर से क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है ना। अभी जो यस रिफ्लेक्ट सर। होती है यस। इसको हम क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे बोलते हैं क्या इसको? यस सर। यस सर। यस सर। है ना। अभी इमर्जेंट रे जो होती है वो पैरेलल होती है ना इसके इंसिडेंट रे के, इंसिडेंट रे को अगर आप प्रोजेक्ट करोगे आगे तो पैरेलल निकलेगी ना ये इसके। लेटरल शिफ्ट होता है। हाँ, तो इसका लेटरल शिफ्ट होता है कुछ, ये कितना शिफ्ट हो गई है ये, जो आपकी इंसिडेंट रे वो कितना शिफ्ट हो गई है आगे, तो इसको हम बोलते हैं डी। डी क्या होता है आपका, लेटरल शिफ्ट। क्या होता है ये, लेटरल शिफ्ट, है ना। तो इसको निकालने का तरीका लिखा हुआ बेसिकली, टी साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर। कैसे आया ये, कि जैसे कि हमने दो ट्राइंगल ले लिए, इसमें जिस पॉइंट पे आपका इंसिडेंट हो रहा था उसको जैसे हमने कोई पॉइंट मान लिया, पी पॉइंट मान लिया, है ना। इस पॉइंट पे आपकी लाइट रे इंसिडेंट हुई, अब इसके बाद ये रिफ्लेक्ट हुई थोड़ी सी, है ना, और फिर से ये क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई सेकेंड टाइम, इंसिडेंट रे के पैरेलल हो गई। तो ये वाला एंगल बच्चों, ये जो नॉर्मल से एंगल था ये कितना था, आई था क्या ये? यस सर। और यस ये सर। नॉर्मल से जो ये रिफ्लेक्टेड एंगल रे बना रही है एंगल, ये आर है क्या? यस सर। और अगर इस यस सर। इंसिडेंट रे को तुम आगे ऐसे प्रोजेक्ट करोगे, जो कि तुम पैरेलल बनाओगे इसके इमर्जेंट रे के, तो ये वाला जो एंगल बनेगा, ये वाला, ये कितना बनेगा, आई माइनस आर। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया?
अरे यार, सर आ ये गया। देखो, ये इंसिडेंट रे है, ये अगर तुम आगे चला देते एज इट इज, रिफ्रैक्शन नहीं होता इसका, है ना। तो ये टोटल एंगल भी आई बनता ना, ऊपर वाला आई है ना, तो नीचे वाला भी आई बनता क्या पूरा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यस सर। है ना। यस सर। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे क्या हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, है ना, रिफ्रैक्शन हो गया, ये थोड़ा ऐसे नीचे चली गई, तो ये एंगल तो आर है ना, और ये एंगल पूरा आई था, पूरा कितना था, ये एंगल आई था, तो ये वाला कितना बचेगा पोर्शन, आई माइनस आर ही तो बचेगा, है ना। यस सर। अब देखो दो ट्राइंगल बन रहे हैं, समझो, एक तो ये पी पॉइंट हो गया तुम्हारा, ये वाला पॉइंट तो पी हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया क्यू, और इसको तुम ले रहे हो टी, ठीक है, समझना ध्यान से। अच्छा, पी टी क्या है तुम्हारा, थिकनेस ऑफ स्लैब टी, सही है, बोलो बेटा सही है यस सर। है ना। तो अगर यस। ये वाला ट्राइंगल लेता हूँ, फर्स्ट वाला, ये वाला मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ, ये वाला फर्स्ट वाला, तो मेरे इसमें एक तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नॉर्मल को अगर मैं स्ट्रेच करूं, एक होगी रिफ्रैक्टेड रे, और नीचे बेस बना दिया मैंने, तो ये एंगल मेरा कितना था, आर था, ये मेरी थिकनेस कितनी थी, ये मेरी पीटी थी, टी थी ना, ये टी इक्वल्स टू पीटी, थिकनेस टी दी थी ना मैंने, ये स्लैब की थिकनेस, यस सर। और ये मेरा क्या था, पी पॉइंट, ये मेरा क्यू पॉइंट था, तो ये पी क्यू मेरी लेंथ हो गई हाइपोटेनस की। तो अगर इसमें मैं कॉस आर लगाना चाहूंगा, कॉस आर, तो कितना आएगा बताओ, बेस अपॉन हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, टी अपॉन पी क्यू बनेगा क्या ये, यस सर। देख के बताओ, टी अपॉन पी क्यू बनेगा क्या ये, कॉस आर लगाने पे, बोलो बेटा, यस सर। है ना। और ये सेकंड वाला ट्राइंगल है, इसमें ये लाइन परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, तो मैं ये जब ट्राइंगल बनाऊंगा तुम्हारा, तो ये परपेंडिकुलर हो गया इंसिडेंट रे के प्रोजेक्शन के ना, और ये तुम्हारी जो लाइन है ये पी क्यू है, ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है ना, और ये एंगल कितना रहा था, आई माइनस आर आ रहा था क्या, तो इसमें साइन आई माइनस आर यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो कितना बन जाएगा, ये शिफ्ट तो डी ले लिया था तुमने, है ना, तो साइन आई माइनस आर कितना बन जाएगा, परपेंडिकुलर कितना हो गया डी, और हाइपोटेनस तो कितना है, पी क्यू है ना, अरे पी क्यू है ना हाइपोटेनस, तो देखो दो इक्वेशन मिल गई, कॉस आर के साथ टी अपॉन पी क्यू मिल गया, और साइन आई माइनस आर के साथ डी अपॉन पी क्यू मिल गया, तो पी क्यू को रिप्लेस करके आप इसमें डी निकाल सकते हो क्या, अरे अब निकल जाएगा क्या दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके, समझ में आया नहीं आया, आ गया सर। पक्की बात, यस सर। अगर तुम्हारा कुछ खास मजा नहीं, इंटरेस्ट नहीं आ रहा तुमको पढ़ने में आज, जल्दी छोड़ देता हूँ मैं, काम को तो अभी छोड़ देता हूँ, छोड़ दूं अभी, नो सर। नो नो सर। क्यों भाई, क्यों क्यों नहीं छोड़ू, इंटरेस्ट तो आ नहीं रहा पढ़ने में, तो क्या मतलब है यार, देखो मेरा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा पता नहीं, तुमको अगर इंटरेस्ट नहीं आ रहा पढ़ने में, तो मैं कुछ और इंपॉर्टेंट काम कर सकता हूँ अपने इस टाइम पे, बता दो, क्योंकि आप लोगों में से जवाब नहीं आ रहा, और ऐसा जनरली होता नहीं है, तुम कभी ना कभी कुछ तो जवाब देते ही हो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, इसके लिए थम्स अप करने में मेहनत लग रही तुमको यार। तुम सोचो कोई इंसान तुम्हारे सामने बैठा है, जो कि कंटिन्यूसली बोल रहा है, कंटिन्यूसली बोल पाए इसलिए पानी पी रहा है ना, तुमको समझा रहा है एक चीज को बार बार, और तुमसे थम्स अप भी नहीं हो रहा, इतनी अच्छी बात तो लग नहीं रही मुझे ये, है क्या, तुम बता दो तुमको लग रही हो तो, हम्म। बेटा आपके नेटवर्क इशू आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, पर यहाँ पे बच्चे बहुत सारे हैं, है ना, और इतने सारे बच्चे जब हैं, तुम लोगों को मैं समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, कुछ तो अगर आ रहा है तो हाँ बोलना है, नहीं आ रहा है तो ना बोलना है, थम्स अप या थम्स डाउन भी कर लोगे तो भी चलेगा, पर रिस्पॉन्स तो करो। अब बताओ समझ में आया या फिर से बताना है, यस आगे सर। आ सर। गया। ठीक है आगे चले, तो भैया आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन है, स्नेल्स लॉ पे क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके आंसर बताओ मुझे, अब बहुत हो गया, तुम्हारा क्लास में ध्यान लग नहीं रहा मुझे, और ये मुझे अच्छी बात है, लग नहीं रही बिल्कुल भी, तो इससे पहले कि आप मुझे गुस्सा दिलाओ, इसका आंसर बता दो जल्दी से, बहुत ही इजी सवाल है ये,
चैट में आंसर करेंगे हम जैसे ही आता है। आंसर आया क्या बेटा? किसी का आया आंसर? प्रिंस का आया है, चलो बढ़िया। एक बच्चा तो सॉल्व कर रहा है कम से कम, क्योंकि बाकी बच्चे सॉल्व तो नहीं कर रहे हैं। साइन इनवर्स 1/4/5, वेरी गुड डिम्पल। तो हमारे को एंगल बताना है, ठीक है। जब हम एंगल बताते हैं तो हम साइन या कॉस के साथ बताएंगे ना, साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स, राइट। तो उसके साथ आपको बताना है, ठीक है। वो मैं समझ गया, आपने जो लिखा है मुझे पता है, आप लोग साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स ही बताना चाह रहे हो। अच्छा, किसी को अगर नहीं आया है तो उसको डिस्कस लिखना है। ये बात कितनी बार मैं बताऊंगा आपको, इतना तो इसमें कैलकुलेशन है भी नहीं। या तो आंसर आ गया तो आंसर बता दीजिए आप, आंसर नहीं आया है तो आप कैलकुलेशन अवॉइड करना, मतलब कैलकुलेशन मुझसे करवाना चाहते हैं तो डिस्कस लिख दीजिए, है ना। अब दो ऑप्शन दे रखे हैं तुम्हें, तुम दोनों ही यूज नहीं करते हो, बताओ, ये तो गलत बात है बेटा। हाँ भाई, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? क्या हो जाएगा ये? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, वाटर वाला, है ना, इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा ए, एयर वाला, है ना, यही होता है ना। यस सर। ये होता है ना, n1 sin i इक्वल्स टू n2 sin r। तो म्यू ऑफ वाटर कितना दे रखा है? 4/3 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, कितना हो जाएगा इसका? साइन 3/5। इनवर्स 3/5 आपका है थीटा, है ना, किसमें? वाटर में, ठीक है। बेसिकली ये आर दे रखा है तुमको, इंसिडेंस दे रखा है, या फिर ऐसा समझ लो। तो ये कितना हो जाएगा? 3/5 हो जाएगा, है ना। साइन थीटा कितना हो जाएगा इसका? 3/5 हो जाएगा ना। इक्वल्स टू एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स तो 1 ही होता है, मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा ए, ठीक है। कितना आ गया ये? 3 से 3 कट हुआ, 4/5। ये आया तुम्हारा साइन थीटा ए। तो थीटा ए कितना आ गया? साइन इनवर्स 4/5। साइन इनवर्स 4/5। बहुत इजी सवाल है, इसको तो बहुत जल्दी सॉल्व कर देना चाहिए तुमको, इतना टाइम लगाना ही नहीं चाहिए, है ना। वरना तो फिर क्या है कि ज्यादा टाइम दे रहे हैं हम इसमें, अगर ज्यादा टाइम लग रहा है तो। स्क्रीन चली गई है क्या यार? यस सर। अभी दिख रही है क्या? यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं। अपेरेंट डेप्थ एंड शिफ्ट ऑफ सबमर्ज ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखो, नियर नॉर्मल इंसिडेंस की जब हम बात करते हैं, नियर नॉर्मल यानी कि आपका जो इंसिडेंस है वो आपके नॉर्मल के बहुत पास में, यानी कि अगर ये नॉर्मल है आपका, तो आपका जो इंसिडेंस है वो इतना पास में है कि आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बहुत मिनिमम होता है, मिनिस्कल एंगल होता है, बिल्कुल, ठीक है। तो जनरली हम उसके केस में बात कर रहे होते हैं जो हम अपेरेंट डेप्थ निकाल रहे होते हैं, ठीक है। अपेरेंट डेप्थ आपकी जो होती है डी डैश, उसका उसको फॉर्मूला क्या होता है, कैसे देते हैं वो, ठीक है। तो ये होती है डी अपॉन एन रिलेटिव, रिलेटिव मतलब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। अपेरेंट डेप्थ क्या होती है कि जितनी एक्चुअल डेप्थ होती नहीं है पर हमको दिखती है, पता है ना सबको अपेरेंट डेप्थ क्या होती है। वो पेंसिल वाला एग्जांपल याद करो, जिसमें पानी के ग्लास में पेंसिल डुबा देते हो, तुमको लगता है कि इसकी डेप्थ इतनी है, एक्चुअली थोड़ी ज्यादा है, लेकिन एक्चुअली में थोड़ी कम होती है ना। तो रिफ्रैक्शन की वजह से दिखता है ना हमें थोड़ा, सबको पता है आप लोगों को अपेरेंट डेप्थ के बारे में, है ना।
तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपेरेंट डेप्थ बोलते हैं। इसको निकालते कैसे हैं, डिस्टेंस d अपॉन n रिलेटिव। तो d तो क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इंटरफेस। क्या बात समझ में आ रही सबको? यस सर। जैसे कि आपकी ये पेंसिल है, तो एक्चुअली में तो ये पेंसिल ऐसे जानी चाहिए, है ना, लेकिन इसमें कुछ ऐसे जाती है ये रिफ्रैक्शन की वजह से, है ना। तो इसमें आपका जो ये एक्चुअल डिस्टेंस है वो तो ये हो गया इंटरफेस से कितना डिस्टेंस है, और अपेरेंट डेप्थ क्या हो गया, d डैश हो गया। बात समझ में आ रही है? तो d डैश कैसे निकालते हैं भाई, जो डिस्टेंस है, एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इंटरफेस, रियल डेप्थ बोलते हैं इसको, उसको लो और डिवाइड कर दो किससे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। अब ये याद रखना कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करना है, एब्सोल्यूट से मत करना। ऐसा नहीं इसमें वाटर दिया हुआ है, इसमें ऊपर कुछ और दिया हुआ है, मान लो ऑयल दिया हुआ है ना, तो दोनों की तुमने रिलेटिव तो ली नहीं, वाटर की लगा दी सीधे, ठीक है। रिलेटिव कैसे निकालेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ इंसिडेंस ना, जहाँ पे इंसिडेंस हुआ, मान लो ऑयल का हुआ है ऊपर, है ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगी n ऑफ ऑयल डिवाइडेड बाय n ऑफ वाटर, है ना। रिफ्रैक्शन जिस सरफेस में, जिस इंटरफेस में आपका हुआ है, जिस मीडियम में हुआ है, वो आप डिनोमिनेटर में लिखोगे, ठीक है। अच्छा, इससे आप अपेरेंट क्या निकाल सकते हो, और स्पीड भी निकाल सकते हो ना, v डैश इक्वल्स टू v अपॉन n रिलेटिव, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू इंटरफेस। अब ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, तुम जो निकालोगे वेलोसिटी, उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना मत भूलना, ठीक है, इंटरफेस से परपेंडिकुलर। जैसे इंटरफेस ये है, तो आपको इसके परपेंडिकुलर वाला क्या लेना है, कंपोनेंट लेना है। वेलोसिटी चाहे इस डायरेक्शन में हो, चाहे इस डायरेक्शन में हो, चाहे इस डायरेक्शन में हो, आपको कौन सा कंपोनेंट लेना है, परपेंडिकुलर वाला, ठीक है। उसको जब आप डिवाइड करोगे किससे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, तो आपकी अपेरेंट स्पीड आ जाएगी। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, देखा है किसी ने ऐसा क्वेश्चन के, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई कोई फिश है मान लो, है ना, वो ऊपर से आई, पानी में कूदी, और तुम्हारा जो स्पीड है उसकी चेंज हो गई, है ना, स्पीड आपकी कितनी आएगी, जो बेसिकली अपेरेंट स्पीड होगी वो कितनी होगी आप, ठीक है। तो ऐसे केस में आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, जब आपका क्वेश्चन आता है तो आप इसको सॉल्व कर सकते, इसको यूज करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। आगे चलें, यस सर। ठीक है। अच्छा, अपेरेंट शिफ्ट को अगर हम फॉर्मूले में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, डी, इसको वही उससे निकाला है हमने, कोई अलग फॉर्मूला नहीं, d इंटू 1 - 1 अपॉन n रिलेटिव, ठीक है। इसमें d क्या है आपका, ऑब्जेक्ट से जो आपका एक्चुअल डिस्टेंस है, रियल डेप्थ, और d डैश क्या है, जो अपेरेंट आपकी जो है डिस्टेंस है। तो जो शिफ्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, d इंटू 1 - 1 अपॉन n रिलेटिव। शिफ्ट समझ में आता है ना सबको, कितना शिफ्ट हुआ है ना, ऑब्जेक्ट से आपका जो एक्चुअल डिस्टेंस था उससे कितना आपका अपेरेंट डिस्टेंस शिफ्ट हुआ है ना, वो निकालने का तरीका है। तो रेयर से डेंसर हो या डेंसर से रेयर हो, आपको ये फॉर्मूला यूज करना है अकॉर्डिंगली, ठीक है। अच्छा, कई बार इसमें एंगल भी पूछ लिया जाता है, तो वहां पे ट्रिग्नोमेट्री काम आएगी। तो जब तुम डायग्राम बना सकते हो, अगर जैसे कि यहाँ पे मैंने डायग्राम कैसे बनाया बच्चों, जब मैं डेंसर से रेयर जा रहा था, मेरा ऑब्जेक्ट किस में था पहले, डेंसर मीडियम में था, है ना, उससे मैं रेयर में गया, तो ये बात सबको पता है क्या होगा, अगर ये नॉर्मल है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरे डेंसर से रेयर में जा रहा है, तो मेरा ये नॉर्मल के टूवर्ड्स जाएगा या नॉर्मल से अवे जाएगा, बोलो बेटा। नॉर्मल के टूवर्ड्स जाएगा, नॉर्मल से अवे जाएगा, अगर आप डेंसर से रेयर जा रहे हो तो अवे जाता है अबे। ना, हाँ, तो यहाँ पे अवे जाएगा, ठीक है। तो अब समझो, अगर ये अवे जा रहा है, तो जब इस अवे वाली लाइट रे को आप प्रोजेक्ट करोगे पीछे की तरफ, तो ये डिस्टेंस कुछ ऊपर आएगी ना, यहाँ पे एक्चुअल से कम आएगी या ज्यादा आएगी, कम आएगी सर। कम आएगी, ठीक है। तो जब भी तुम रेयर से डेंसर जा रहे हो, तो जब भी आप देख रहे हो किसी ऑब्जेक्ट को, ऑब्जर्वर आपका ऊपर की तरफ है, जैसे पानी में से तुमने पानी में कुछ रख दिया, ऑब्जेक्ट रख दिया, और तुम उसको देख रहे हो, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि उसकी हाइट थोड़ी ऊपर उठी हुई दिखेगी, जबकि एक्चुअली वो नीचे है। बात समझ में आई? ऐसा ही अगर आप रेयर से डेंसर करोगे, तो आपकी टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल जाने से क्या होगा, इसको जब आप प्रोजेक्ट करोगे पीछे की तरफ, तो थोड़ी ऊपर आएगी। यानी कि जब आप डेंसर मीडियम में बैठ के रेयर ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, तो आपको उसकी जो हाइट दिख रही है, डेप्थ दिख रही है, वो एक्चुअल डेप्थ नहीं है, उससे भी ज्यादा है ना,
उससे भी आपकी, सॉरी, जो आपको एक्चुअल डेप्थ दिख रही है उससे भी कम है, आपको ऐसा लगेगा कि इसकी डेप्थ ज्यादा है लेकिन एक्चुअल में कम है। ऐसा कब होगा? जब आप डेंसर मीडियम में बैठे हो, है ना। और ये जो शिफ्ट होता है बिटवीन द इमेज एंड ऑब्जेक्ट, बिटवीन द इमेज एंड ऑब्जेक्ट जो आपका शिफ्ट होता है, इसको आपको कैसे निकालना है? d इंटू 1 - 1 अपॉन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये फॉर्मूला आप नोट भी कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है काफी। आगे चले, समझ में आया ना ये कॉन्सेप्ट, कैसे इमेज दूर या पास दिखती Yes, sir. है ना। Yes. डिपेंड करेगा कि आप ऑब्जर्वर जो है आपका वो कहाँ है, ऑब्जर्वर जो है वो रेयर मीडियम में है या डेंसर मीडियम में है, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है यार, अच्छा क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर दो जल्दी से। एक कॉनकेव मिरर दे रखा है, उसको तुमने पानी में रख दिया और एयर से तुम्हारी लाइट रेज आ रही है। ठीक है, तुमको क्या बताना है? अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस जो है, सरफेस जो है आपका शाइनिंग सरफेस, वो अपवर्ड्स है एंड प्रिंसिपल एक्सिस वर्टिकल है, जैसा कि दिखा रखा है। प्रिंसिपल एक्सिस वर्टिकल है, वर्टिकल। ठीक है, तो रेज आर इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल, पैरेलल मतलब प्रिंसिपल एक्सिस जिस लाइन में है उस लाइन के अलोंग आपकी लाइट रे आपकी ड्रॉप हुई कॉनकेव मिरर पे। तो आपको फाइनल पोजीशन बतानी इमेज की। अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो सब लोग। ट्राई करो बच्चा, अच्छा क्वेश्चन है। अभी जो पढ़ाया है ना कॉन्सेप्ट, उसका यूज करके करेंगे हम इसको, है ना। आंसर हमको चैट में लिखना है। आया क्या आंसर किसी का? सर लाइट नहीं है और चार्जिंग 2% है। कोई बात नहीं अभिषेक, यू कैन लीव द क्लास। नोट्स और रिकॉर्डिंग से आप लोग इसको रिवाइज कर लेना। लाइट का इश्यू चल रहा है क्या? 2-3 बच्चों का लाइट का इश्यू चल रहा है। बेटा अगर सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो डिस्कस लिख सकते हो आप लोग, मैंने बताया हुआ है आप लोगों को, है ना। हमें ट्राई करना है, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर आप उस केस में लिखोगे ना इस चीज को कि सर डिस्कस कर लीजिए।
सॉल्व करें? यस सर। क्या हुआ, ज्यादा थकान हो गई क्या? थक गए हो क्या ज्यादा? नो। अरे बोल सकते हो यार, तुमको पता है मैं तुमको हमेशा ऐसे ही डील करता हूँ कि कभी तुमको डांटूंगा नहीं या समझूंगा तुम्हारी प्रॉब्लम्स को, है ना, पता है आप लोगों को ये बात। तो अगर आप थक भी जाते हो कभी तो बोल दिया करो, ऐसे परेशान नहीं होना है, बेमन से नहीं पढ़ना है ना। मैं तुम्हें पुश करता हूँ ताकि तुम अपना करियर बना पाओ अच्छे से। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जबरदस्ती तुम्हारे साथ तुम्हें परेशान करने के लिए ज्यादा पढ़ाऊंगा या एक्स्ट्रा कुछ करूंगा, है ना। हम में से कोई भी नहीं चाहता ऐसा। तो आप लोग इस चीज को समझो कि आप अभी कोई परेशान भी हो कि कोई प्रॉब्लम चल रही है ना, या फिर थक गए हो, समझ में नहीं आ रहा है, तो ये सब चीजें शेयर कर सकते हो आप लोग, है ना। पर क्लास में अगर रिस्पॉन्सिव नहीं रहोगे तो उसका मतलब है कि हम पढ़ाई भी कर रहे हैं और हमारा मन भी नहीं लग रहा है, तो उसका मतलब नहीं है बच्चा आप अपना टाइम और एनर्जी उसका कोई खराब कर रहे हो फालतू, है ना। उसका मतलब नहीं है, थोड़ा सा पुश करो खुद को, है ना, 5-10 मिनट और फिर हम छोड़ देंगे क्लास को, ठीक है। अरे हाँ ना तो बोलो यार। यस सर। ठीक है, सुन रहे हैं ना हम लोग, करें सॉल्व? यस सर। ठीक। आज तो तुम्हारी तारीफ की है मैंने, टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करा है तुमने, और आज ही तुम ऐसे बिल्कुल डल डल से हो गए हो, बिल्कुल बात ही नहीं कर रहे हो, है ना। ऐसा नहीं, ऐसा मत करो, तारीफ डाइजेस्ट नहीं हुई लगता है तुम लोगों से। तो देखो, लाइट रेज पैरेलल आ रही है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर कॉनकेव मिरर है और उस पे लाइट रेज पैरेलल आएगी तो क्या होगा उनके साथ? बता दो यार, क्या होता है लाइट रेज के साथ पैरेलल आती है तो कॉनकेव मिरर पे? रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्ट करेंगे। रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करती है। यस सर। अरे ये तो पता है ना हमको। यस सर। तारीफ सुनने की आदत नहीं है। हाँ, मेरी भी आदत नहीं करने की, बहुत रेयरली होगा ऐसा जब तारीफ करूंगा तुम्हारी में। तुमने इस बार अच्छा परफॉर्म किया है इसलिए मैंने बहुत ही रेयर इवेंट में तुम्हारी तारीफ की है। मुझे लग रहा है तुम्हें डाइजेस्ट नहीं हुई है बिल्कुल भी, है ना कुछ तो हो गया तुम्हें, डायरिया हो गया ऐसा लग रहा है, तारीफ वाला डायरिया, है ना। इसमें तुम्हें तारीफ डाइजेस्ट नहीं हो पाई है, तो तुम अब बिल्कुल ऐसे रिएक्ट कर रहे हो अजीब तरीके से कि समझ में नहीं आ रहा तुम्हें ना, बात भी नहीं कर रहे हो, आंसर भी नहीं कर रहे हो, क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहे हो। बोलो सर ये क्या हो गया, तो समझ ही नहीं आ रहा कुछ। आप तो वैसे ही चलाओ काम पुराने वाले तरीके से। एचसीएल, हर एचसीएल तारीफ पर कम नहीं कर रहा। अच्छा मेरे को इस बार समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हो। कम नहीं कर रहा, ठीक है, ठीक है, अगली बार से नहीं करेंगे, अगली बार से तारीफ नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ भाई, क्वेश्चन समझ लो, कोई बात नहीं, क्वेश्चन समझ लो ये वाला। तो इन्फिनिटी से रेज आ रही है, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगी, तो दो लाइट रेज ड्रॉप कर दो इस पे, इस डायग्राम पे, है ना। एक इधर से आ गई, एक इधर से ड्रॉप कर दो, पैरेलल है। अच्छा, बीच में से प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा होगा, अपसाइड डाउन ही तो रख दिया है इसमें, इतना क्या परेशान होना है। ये अगर ऐसा दिया हुआ होता ना, मैं तो तुम्हारी मेंटेलिटी क्या है, साइकोलॉजी क्या है, अगर ऐसे दिया होता ना कॉनकेव मिरर, तुम एक बार के लिए फिर से अटेम्प्ट कर लेते, एक बार फिर भी अटेम्प्ट कर लेते। तुम कॉनकेव मिरर को एग्जामिनर ने ऐसे की जगह ऐसे नीचे रख दिया और तुम हो गए फुस, तुमने बोला सर अब नहीं करेंगे, हमारे उसूलों के खिलाफ है ये। कॉनकेव मिरर को कैसे हिलाया आपने, है ना, ऐसे रखा करो, बचपन से ऐसे पढ़ा है हमने, ऐसे कैसे नीचे रख दिया आपने, मजाक चल रहा है बेटा, ऐसे नहीं होता। एग्जामिनर की मर्जी है, नीचे रखे, ऊपर रखे, साइड में रखे, पीछे रखे, है ना। तुमको समझना पड़ेगा क्वेश्चन को उसी अकॉर्डिंग। ऐसे थोड़ी होता है कि नीचे रख दिया तो सॉल्व ही नहीं करेंगे अब, है ना। इस चीज को समझो यार, ऐसे मत करो। अब नीचे कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर ही रहेगा, वो कॉन्वेक्स थोड़ी हो जाएगा नीचे रखने से। अगर तुम थोड़ा सा रे डायग्राम बनाने का ट्राई करते तो आंसर आ भी जाता। आप लोगों ने ट्राई नहीं किया रे डायग्राम बनाने का। अब देखो मैं बनाऊंगा, अभी तुम बोलोगे भी कि हाँ सर आ गया समझ में। अभी रिफ्लेक्शन होगा यहाँ से पैरेलल रेस का, तो ये फोकस पे मिल जाएंगी, यहाँ कहीं मिल जाएंगी। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता यहाँ मिलेंगी, तो मुझे ऐसे पता है बेटा कि आर दे रखा है 40 सेंटीमीटर, तो उसका फोकल लेंथ कितनी आनी चाहिए, 20 आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए?
अरे हाँ ना बोलो यार, क्या हो गया यार। Yes, sir. रुको रुको रुको, स्क्रीन लेके आते हैं पहले तो, तब बोल पाओगे ना हाँ ना तो। देखो, जैसे ही स्क्रीन जाती है ना, मैं देखता हूँ एक दो बच्चे निकल लेते हैं। टू स्टूडेंट्स पर स्क्रीन ऑफ की स्पीड से निकलते हो तुम लोग। हर स्क्रीन ऑफ पे दो बच्चे निकल जाते हैं। तुम्हारा भी अलग ही चल रहा है भाई मैथ्स। F=R/2, हाँ, F=R/2। तो आपका 20 सेंटीमीटर क्या आ गया है, फोकल लेंथ आ गई है। तो 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस दे रखी है क्या मिरर की, देखो ध्यान से, यस सर। है ना। 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कहां से कहां तक है, इंटरफेस जो है आपका एयर वाटर का मिरर से, है ना। तो ये डिस्टेंस आपकी दे रखी है 30 सेंटीमीटर की, देखो। तो आपका जो इमेज बनेगा, ये इमेज बनेगा यहाँ पे, इसकी जो डिस्टेंस आएगी इंटरफेस से वो कितनी आएगी, 10 सेंटीमीटर। तो यही तो होती है डेप्थ, रियल डेप्थ क्या आएगी, 10 सेंटीमीटर। अरे यही होती है ना, इमेज की जो डिस्टेंस है इंटरफेस से वही तो है डी। हमको निकालना क्या है, पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज जो आप देख पा रहे हो, तो यानी कि आपको डी डैश निकालना है। अब डी डैश कैसे निकालोगे, फॉर्मूला बताया अभी थोड़ी देर पहले, जो आप भूल चुके हो पूरी तरह से, है ना। क्या होगा भाई, D/NW/NA, D/ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यही तो बताया था। अरे यही बताया था ना, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव। यार फॉर्मूले पे लेके जाऊंगा पूरा, ये देखो यही बताया था ना बेटा, है ना। D/N रिलेटिव, तो क्या हो जाएगी यहाँ पे, D/N रिलेटिव 10 वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है, कहाँ गया, ये रहा, 10 हो गया डेप्थ आपका 4/3 इमेज का, और वाटर की कितनी है 4/3 डिवाइडेड बाय, बोलो 1, कितना आ गया ये, 30/4, कितना आंसर आया, 7.5 5. सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है। पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज इज 7.5 सेंटीमीटर। अब बताओ समझ में आया क्वेश्चन या नहीं आया, Yes, sir. ठीक है। यस सर। एक काम करते हैं, बाकी क्वेश्चन हम अगली क्लास में लेते हैं, TIR भी हम अगली क्लास में चालू करेंगे। तुम लोगों की क्या बस की लग नहीं रही मुझे ज्यादा, अभी नया टॉपिक है स्टार्ट करूंगा, फिर तुम खुश हो जाओगे, ठीक है। तो इसको रखते हैं अगली क्लास के लिए, कोई बात नहीं, आज हमने टेस्ट का डिस्कशन भी कर लिया। तो एक काम करते हैं, मुझे याद दिलाना TIR करना है अगली क्लास से। आज की क्लास में हमने जो है AC का टेस्ट रिवीजन किया है और कुछ ऑप्टिक्स का टॉपिक कंटिन्यू किया है। अगली क्लास में हमको TIR करना है, और आप लोग क्वेश्चन करके आओगे अगली क्लास में, जो मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ से करने। होमवर्क है आपका, आपको मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। जो हमारे हो चुके हैं ना, ये स्नेल्स लॉ वगैरह हो गया है, डेप्थ वगैरह हो गया है ना, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन हो गया है, इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको। तो ऑब्जेक्टिव लगा लेना इसकी पूरी। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगा अलग से, जो कि इसी टॉपिक के हैं, है ना, विच विल बी हेल्पफुल फॉर यू, तो आप वो भी लगा सकते हो, ठीक है। किसी को कोई डाउट है क्या बेटा, आज की क्लास में कुछ पूछना है क्या किसी को, बोलो बच्चा, कुछ पूछना है किसी को, नहीं, ठीक है। तो अगली क्लास में होमवर्क करके आना, अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है। बाय बाय एवरीवन। Bye, sir. बाय सर। सर डाउट तो होता ही नहीं है, डाउट होता ही नहीं है, ठीक है। डाउट डाउट लाओ यार, ऐसे काम नहीं चलेगा ना।